मेरे मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्क क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब आज आपकी पाठ्य पुस्तिका का 4 नंबर चैप्टर शुरू हो रहा है। वह है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। जैसे अब हम लोग कुछ गणित में नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। वह क्या है? अब आपके सामने गणित में बिंदु आएगा, बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु का आकार प्रकार क्या होता है? रेखा आएगी, रेखा किसे कहते हैं, क्या होती है? फिर रेखाखंड आएगा, ठीक, रेखाखंड आएगा, कोण आएगा, तमाम चीज़ें आएंगी। इसको अब हम लोग देखें क्या है। तो पहले मैं आपकी किताब पढ़ते हुए आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप लोग भी अपनी किताब खोल लीजिए और देखिए क्या है यह। ये कह रहे हैं भूमिका 4.1, ज्यामिति का एक लंबा और शानदार बहुमूल्य इतिहास है। शब्द ज्यामिति, जियोमेट्री, यूनानी शब्द जियोमेट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। जिया का अर्थ है भूमि और मिट्रोन का अर्थ है मापना। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला, ये महल वगैरह, घर वगैरह जो बनाए जाते हैं वास्तुकला में आता है, या शिल्प कला, बढ़िया कोई डिजाइन किया जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है, वह शिल्प कला में आता है। और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। बेटा, भूमि मापन तो हमेशा से चला आ रहा है। क्यों? आप गांव में देखे होंगे, खेत है, खेत का जो है वह भूमि की पैमाइश करके किसका कितना है, किसका कितना नहीं है, उसके लिए जो है वह पत्थर गाड़ दिया जाता है, उसका एक सीमांकन कर दिया जाता है। तो अब यह शब्द ज्यामिति के अंतर्गत ही आएगा। मान लो 5 बीघा ज़मीन है किसी का, उसमें केवल 4 मंडा ही, 8/20 ही हिस्सा है, तो कैसे होगा, क्या होगा? इसके मापन का एक पैमाना है जिसके आधार पर खेतों का मापन किया जाता है। इनमें वे अवसर भी सम्मिलित हैं जब खेतिहर की भूमि परिसीमाओं, जब ही जो मैं बोला हूँ, को बिना किसी शिकायत की संभावना रखते हुए, जैसे मान लीजिए जिसका जो हिस्सा है वो अपना हिस्सा लेगा, लेकिन वह मान लीजिए उसका जहाँ हिस्सा है उसको पत्थर गाड़ दिया गया, कल के डेट में उसको कोई शिकायत न रह जाए कि हमारी ज़मीन यहाँ तक नहीं यहाँ तक है, उनकी ज़मीन यहाँ तक नहीं यहाँ तक है। यह कैसे पता चलेगा? तो यह पैमाइश से ही पता चलेगा, भूमि की पैमाइश, और उसके लिए सीमांकन कैसे होगा, क्या होगा आदि, यह हम लोग ज्यामिति में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में वैभवपूर्ण राजभवनों, अब देखिए, वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिरों, झीलों, बांधों और नगरों के निर्माणों, कला और वास्तुकला या शिल्प ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया। ये महल कैसे बनेंगे, झील कितने में कैसे बनेगी, पोखरे और तालाब की लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी, मकान बनेगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी, मंदिर का किस माप से निर्माण हो, माने
इसके लिए एक विधिवत शास्त्र है जिसका हम लोग अध्ययन किस में करते हैं, ज्यामिति में करते हैं। फिर है ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया। आजकल भी कला, मापन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कपड़ों के डिजाइन इत्यादि के सभी रूपों में ज्यामितीय अवधारणा मतलब कि कैसे हो, क्या हो, एक कल्पना। पहले व्यक्ति के मन में कल्पना का जन्म होता है कि मैं ऐसे चित्र बनाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, वही अवधारणा है का प्रभाव देखा जा सकता है। आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे बॉक्स, पेटी, मेज, पुस्तक, अपने स्कूल में लंच ले जाने के लिए खाने के डिब्बे, गेंद जिससे आप खेलते हैं आदि को देखते हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं। जैसे आपके घर में टेबल बन रहा है, बेड बन रहा है, तो क्या है, मिस्त्री को आप लोग देखे होंगे, वह फीता लेकर के नापते हैं कि कौन कहाँ कैसे, कितना लंबा, कितना चौड़ा क्या रहेगा, उसकी ऊंचाई क्या रहेगी। यह सब क्या है, एक ज्यामितीय अवधारणा के अंतर्गत है। वह ऐसा नहीं है कि आपकी चौकी हो चाहे चारपाई हो, एक तरफ 1.5 फीट ऊंची हो गई तो दूसरी तरफ जो है वह क्या कहते हैं 1 फीट ऊंची हो गई, ऐसा नहीं है ना, वह एकदम बराबर होता है। तो इसी की बात कर रहे हैं। इन सभी वस्तुओं में भिन्न भिन्न आकार होते हैं, ठीक। टेबल का आकार कुछ और होगा, मंदिर का आकार कुछ और होगा, घर का आकार कुछ और होगा, महल का आकार कुछ और होगा, सबका आकार भिन्न भिन्न होता है। जो रूलर आप अब प्रयोग करते हैं, रूलर वही जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं, जिसे हम लोग नापते हैं। और पेंसिल जिससे आप लिखते हैं वे सीधी हैं, क्या हैं, एकदम सीधी हैं। जो स्केल है क्या होता है, एकदम सीधा होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे वक्राकार हो। एक चूड़ी, 1 रुपये का सिक्का, चूड़ी गोल होगी, रुपये का सिक्का जो है गोल होगा, गेंद गोला होगा। यहाँ आप कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चारों ओर उपस्थित आकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। यह तो रहा, इसकी भूमिका इन्होंने बांधा है। अब ये कह रहे हैं बिंदु। बिंदु क्या है? कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह अंकित कीजिए। कागज पर एक पेंसिल के नुकीले पॉइंट से एक डॉट, एक चिन्ह अंकित कीजिए, डॉट चिन्ह अंकित कीजिए। सिरा जितना नुकीला होगा चिन्ह उतना ही सूक्ष्म होगा। लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु, पॉइंट, एक स्थिति या अवस्थिति निर्धारित करता है। अब देखिए, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि बिंदु में न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। उस डॉट की कल्पना कीजिए, जैसे आपने बस ऐसे डाल दिया, ऐसे लगा दिया, यह हमारा एक बिंदु हो गया, जहाँ न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु की आप जितना सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कल्पना कर सकते हैं वह आपका बिंदु है। अब फिर ये क्या कह रहे हैं? बिंदु के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रकार का सिरा, जो आपका प्रकार है, जिसको डेढ़टंगा कहा जाता है, उसका सिरा। पेंसिल का नुकीला सिरा, पेंसिल का भी नुकीला सिरा हो गया। एक सुई का नुकीला सिरा, ये क्या है? सब बिंदु के उदाहरण हैं। मतलब उसकी कल्पना बस आप कर सकते हैं कि कितना वह कम से कम हो, एकदम डॉट हो। यदि आप किसी कागज़ पर मान लीजिए 3 बिंदु अंकित करें तो आपको इनमें से भेद बताने की आवश्यकता पड़ेगी।
इसके लिए इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों A, B, C इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। मतलब अंग्रेजी चाहे हिंदी क ख ग घ ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने चूँकि लिखा है इसलिए मैं मान कर चल रहा हूँ, नहीं तो उसको आप क ख ग घ से भी कर सकते हैं, A, B, C, D, E, F से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने A, B, C इन बिंदुओं को बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पढ़ा जाता है। ये जैसे 3 बिंदु हो गए, मान लीजिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो इसका हम लोग नामकरण कर देंगे। क्या होगा? यह बिंदु A होगा, यह बिंदु B होगा, यह बिंदु C होगा। मान लीजिए इसी पेज पर एक और बिंदु है, ये इसको हम लोग D कर देंगे। यहाँ एक है तो इसको हम लोग E कर देंगे, मतलब नाम रखा जा सकता है। अब ये कह रहे हैं प्रयास कीजिए। किस चीज़ का प्रयास करना है? अपनी पेंसिल के नुकीले सिरे से एक कागज़ पर 4 बिंदु अंकित कीजिए। पेंसिल लीजिए, आप हमने ले लिया और 4 बिंदु अंकित किए। ये मान लीजिए 4 बिंदु हो गए। मैं थोड़ा सा मान लीजिए बिंदु के परिभाषा के अनुसार नहीं हो रहा है। आप अपनी आज से पढ़ाई शुरू किए और पढ़ाई जब भी ख़त्म कर लेंगे तभी बिंदु केवल काल्पनिक ही रहेगा। बिंदु केवल काल्पनिक ही रहेगा, क्योंकि उसकी कल्पना संकल्पना नहीं की जा सकती, ऊंचाई की, लंबाई की, चौड़ाई की, अतः यह केवल मान लिया जाता है। इन बिंदुओं को विभिन्न प्रकारों से नाम दीजिए। नाम देने का एक प्रकार संलग्न आकृति के अनुसार हो सकता है। जैसे एक को इन्होंने A कहा, एक बिंदु को इन्होंने A कहा, दूसरे को B कहा, तीसरे को C कहा, चौथे को D कह दिया, H कह दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है? आसमान में एक तारा, हमें एक बिंदु, क्यों? तारा टिमटिमाता रहता है, बहुत दूर है, उस दूरी की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते तारा हमारा कितना दूर है, लेकिन उसकी जो आवाज़, उसकी जो प्रकाश आती रहती है, टिमटिमाता रहता है, वो क्या है भाई? तारा है। ठीक, उसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में इसी प्रकार की 5 स्थितियों को चुन करके लिखिए। 5 परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं। जैसे शहर में दूर से दिखाई देने वाला बल्ब क्या है? वो अभी टिमटिमाता रहता है। किसी पेड़ पर लटका हुआ फल, वो अभी छोटा दिखाई देता है, दूर से देखेंगे तो और छोटा दिखाई देगा। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। अब ये रेखाखंड की बात कर रहे हैं, तो अब रेखाखंड को भी हम लोग पढ़ लें। बिंदु क्लियर हो गया आपको। बिंदु में न तो चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, न लंबाई होती है। यह कर दिया, इसका नाम हम लोग रख देते हैं। आप उसका ABCD नाम रखिए, चाहे क ख ग घ रखिए, कुछ भी रखिए, कोई बात नहीं। अब रेखाखंड की बात 4.3, एक कागज़ को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। जैसे ये कह रहे हैं, मान लीजिए ये कागज़ है, ठीक, इसको मोड़ने के लिए कह रहे हैं। जब हम लोग मोड़ते हैं और फिर जब खोलते हैं तो एक हल्की सी रेखा बनी रहती है। क्या भाई? उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोड़ बन गया। क्या कहते हैं? मोड़ बन गया। तो वही कह रहे हैं, आपको कोई मोड़ का निशान दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है। इससे एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। यदि उसको पेंसिल से धीरे से खींच देंगे तो क्या होगा? वो एक रेखा बन जाएगी, रेखाखंड बन जाएगा। जैसे क्या हो गया? यह हमारी रेखाखंड हो गया, ये और ये। ठीक, रेखाखंड का आभास होता है। इसके 2 अंत बिंदु A और B होते हैं। हाँ, ठीक है। जब हम लोग मोड़ते हैं तो ये क्या हो गया? यह रेखा बन गई। यहाँ पर A आपने लिख दिया, यहाँ पर आपने B लिख दिया। कागज़ का नाम आप यहाँ लिख दीजिए PQRS।
यह हमारा कागज़ है, इसके सभी अंतिम सिरों का मैंने नामकरण कर दिया। फिर उसको जब मोड़ दिया तो जो हल्का सा निशान बन रहा है उसको हम लोग, जो रेखा जैसी एक क्या भाई मोड़ बन गया है, वह एक पतली रेखा जैसी होती है, उसको हम लोगों ने ए और बी का नाम दे दिया। इसके दो बिंदु होते हैं, मैं बता दिया। एक पहला धागा या डोरी लीजिए, इसके दोनों सिरों को कसकर पकड़िए ताकि धागे में कोई ढील न रहे। यह एक रेखाखंड निरूपित करता है। धागे को लेकर के तगड़ा करेंगे तो क्या है, वह भी एक रेखा ही करेगा। अथवा उस रेखा को आप लोगों ने देखा होगा, घर पर जब मिस्त्री लकड़ी पर काम करते हैं, चाहे वह मकान बनाते समय क्या करते हैं, दो माने एक पतला धागा लेकर के लकड़ी का काम करते समय उनको निशान बनाना होता है, तो क्या करते हैं, उसको रंग में भिगो देंगे, फिर उठा करके उसको उसी पर छोड़ देंगे, तो क्या होता है, उस कलर का एक रेखा निशान बन जाता है। वह क्या हुआ, एक रेखा बन गई, एक रेखाखंड बन गया। वह एक रेखाखंड निरूपित करता है। बात समझ गए ना? जब मानी अनंत तो होगा नहीं, वह कुछ दूरी पर ही रहेगा, अतः वह एक रेखाखंड निरूपित करता है। हाथों से पकड़े हुए सिरे इस रेखा के क्या होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए यह है, आपने रस्सी लिया और यहाँ पकड़े और आप यहाँ पकड़े, तो इसका यह सिरा हो गया। चाहे क लिखिए, ख लिखिए, इसको एम लिखिए और इसको एन लिखिए, इसको आप ओ लिखिए चाहे पी लिखिए, जो आपके मन में आए उसका नाम आप लिख सकते हैं। फिर है, वो क्या है, एक रेखाखंड है। यह क्या है, एक रेखाखंड है। ये क्या है, एक रेखाखंड है, राइट। फिर एक बॉक्स का किनारा दे रहे हैं, जैसे ऊपर उदाहरण दे रहे हैं, एक ट्यूबलाइट, एक पोस्ट कार्ड का किनारा वगैरह वगैरह। अपने आसपास के रेखाखंडों के कुछ और उदाहरण, किसी चीज़ का, बेड का सिरहाना हुआ, दरवाजे का हो गया, अलमारी का हो गया, किताब का हो गया, पेंसिल बॉक्स का हो गया, सबका अपना एक किनारा होता है। आपकी पॉकेट हो गया, आपका पर्स हो गया, निश्चित रूप से वो अनंत नहीं है, एक सीमा में है और एक रेखाखंड है उसके लिए। एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। ठीक, मैंने ए किया और बी किया। फिर क्या कह रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव रास्तों से जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब ये बड़ी अच्छी बात, अब इसको मैं मिटा करके फिर मैं आपको बतला रहा हूँ। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से आप लोग समझिएगा, क्योंकि आपके अध्ययन में इसका उपयोग होता है। ये दो बिंदु हो गए, ये और ये, इसका मैं नाम कर दे रहा हूँ ए और इसको कर दे रहा हूँ बी। ये कह रहे हैं कि इसको हर संभव प्रकार से आप मिलाइए। तो हम लोगों ने मिला लिया, एकदम स्ट्रेट लाइन खींच करके, सीधी रेखा खींच करके, इसको यहाँ से चल करके ऐसे ऐसे और ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे 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 करके फिर यहाँ मिला दिया। मिलाने के लिए तो किसी भी प्रकार से मिलाया जा सकता है। ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता क्या है, यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ए और बी को जोड़ने वाली यह सबसे छोटा रास्ता क्या है, ए और बी को मिलाने वाली जो एकदम सीधी रेखा है वह क्या है, सबसे छोटी रास्ता, सबसे छोटी रेखा है। यह रेखाखंड ए बी या बी ए से अंकित किया जाता है। बिंदु ए और बी इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं, पढ़ लिए हैं। प्रयास कीजिए संलग्न आकृति में रेखाखंडों के नाम अंकित कीजिए। जैसे अब कहने का मतलब कि दो बिंदुओं को, अब बेटा इसको आप लोग याद कीजिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा वह सरल रेखा है जो उनके बीच में खींची जाती है।
सरल रेखा जो एकदम सीधी हो दो बिंदुओं के बीच में, वह सबसे छोटी और छोटी रेखा होती है। इसका उपयोग हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो होगा, अभी नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, हमेशा होगा। मतलब अब देखिए, यह सबसे छोटी रेखा है, यह सरल रेखा है। अब यदि हम लोग ऐसे जाते हैं तो यह घुमावदार है, यह घुमावदार है, यह घुमावदार है, ये तमाम चीज़ें। आप जैसे कहीं शहर में निकलते हैं, मान लीजिए आपको जाना है कहीं और आपका रास्ता थोड़ा घूम करके है, एक रास्ता एकदम सीधे है, एक रास्ता जो है थोड़ा तिरछाकार है, तो आप किस रास्ते को चुनते हैं? जो सबसे छोटा होता है। और वह छोटा रास्ता क्या होता है? जो एकदम सीधे है, वही सबसे छोटा रास्ता होता है। अब ये कह रहे हैं, क्या ये प्रत्येक रेखाखंड का एक अंत बिंदु है? यह एक रेखा खींचे हैं ऐसे करके, ये हो गया है बी, ए और ये सी, ये तो मान लीजिए हो गया। अब यह कह रहे हैं, क्या ए प्रत्येक रेखाखंड का एक अंत बिंदु है? जी नहीं, ये जरूर है। यहाँ पर रेखाखंड का एक रेखाखंड का अंत बिंदु है। क्यों? यह रेखा बी ए का यह जो है ए अंत बिंदु है, रेखा सी ए का भी यह अंत बिंदु है, क्या? ए। अतः ए दोनों रेखाखंडों का एक अंत बिंदु है। देखिए, कोई भी रेखा होती है उसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक यह पॉइंट होता है, यह एक पॉइंट होता है। आपने इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, चाहे आपने रख दिया एम और इसका एन, तो यह जो है एक अंत बिंदु है तो दूसरा अंत बिंदु यह है। और इस प्रकार यह आपका चैप्टर ख़त्म हुआ आपकी पाठ्यपुस्तिका का 4.1, 4.2, 4.3 मैंने आप लोगों को समझा दिया। फिर आगे पढ़ेंगे आगे चल करके। इस प्रकार यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।